हेलो गाइस, वेलकम टू जैक स्टडी क्लासेस। आज का जो वीडियो है वो आप लोगों का जैसे कि बोर्ड का प्री बोर्ड का एग्जामिनेशन चल रहा है, जिसमें कि सोशल स्टडीज के क्वेश्चंस को आज आपके सामने डिस्कस किया जा रहा है। आज की वीडियो से आप लोग को ये भी सीखना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को बोर्ड एग्जामिनेशंस में सोशल स्टडीज में पूछे जा सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो भी वीडियो में नए हैं, चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए जैक स्टडी क्लासेस को और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। चलिए देखिए, आप लोगों को आपका मार्किंग सिस्टम या फिर क्वेश्चन किस तरह से पूछेंगे वो आपको लोगों को पता है कि आप लोगों को 1 मार्कर क्वेश्चन, 2 मार्कर क्वेश्चन और 3 मार्कर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज के वीडियो में 1 से 30 तक जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, वो जो जिसको एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्मेट में जो क्वेश्चंस है, वो 30 क्वेश्चंस जो है वो आपके सामने रखा जा रहा है। ठीक है, एसएसटी का क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं, आपको देखने में सुविधा होगी। ठीक है, और थोड़ा बड़ा, हाँ परफेक्ट है। क्लास 10 के लिए है ये, सामाजिक विज्ञान है आपका। 3 घंटे का आपको समय मिलता है, पूर्णांक होता है 80 मार्क्स का क्वेश्चन होते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम जो है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ब्रिटिशर्स थे, सिविल सर्वेंट थे, बोटेनी के स्पेशलिस्ट थे ए ओ ह्यूम। इन्हीं के द्वारा अभी जो आप लोग कांग्रेस पार्टी नाम सुने हैं ना, इसका संस्थापक जो की मेंबर थे, क्योंकि संस्था जो स्थापना की गई थी उसमें और भी कई मेंबर्स थे, उसमें जो की मेंबर थे, जो प्रोमिनेंट जो कहते हैं, वो ए ओ ह्यूम थे। तो कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो 1885 ईस्वी में की गई थी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको बोर्ड में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है या फिर नागरिक शास्त्र आप लोग कहिए, पॉलिटी कहिए या फिर सिविक्स कहिए, जो भी कहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपके बोर्ड में भी। क्वेश्चन किसी का भी स्थापना या किसी का संस्थापक, जैसे क्वेश्चन पूछ देगा आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग से पूछे जा सकते हैं। तो देखिए आंसर की तो आप लोग को दिया जा रहा है, साथ ही साथ आप लोग ये भी समझिए कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी? कुस्तुनतुनिया, कॉन्स्टेंटाइन जिसको कहा जाता था, अभी के समय जो तुर्की है, तुर्की या फिर टर्की जिसको कहते हैं ना, उसको पहले कुस्तुनतुनिया कहा जाता था। टर्की या कुस्तुनतुनिया का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन कुछ ऐसा है कि वो एक पार्ट जो है वो यूरोप को कनेक्ट करता है, उसका दूसरा पार्ट जो है वो एशिया को कनेक्ट करता है। इसीलिए ये जो होता है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंड एरिया था कुस्तुनतुनिया। तो कुस्तुनतुनिया की संधि हो गई थी दो पार्टी के बीच। किसके किसके बीच? दो पार्टी के बीच हुई थी। एक पार्टी में कौन था? रशिया था, फ्रांस था, इटली थे, और दूसरा पार्टी में ऑटोमन अंपायर था। ये दोनों के बीच संधि हुई थी। किस चीज को लेकर संधि हुई थी? कुस्तुनतुनिया को लेकर, कुस्तुनतुनिया में संधि हुई थी, इसीलिए इसको कुस्तुनतुनिया की संधि कहा जाता है। 1832 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1832 ईस्वी में। सीखते जाइए, समझते जाइए, पढ़ते जाइए, हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आएगा। चलिए आगे बढ़े। जर्मना पंचांग या तिथि पत्र के मुख्य पृष्ठ के डिजाइनर 1798 ईस्वी में किसने तैयार किया था? जो भी जर्मना पंचांग था उसका जो मेन पेज है, उसका डिजाइनर का नाम पूछा जा रहा है। तो उसके डिजाइनर थे एंड्रियस रेबमान। ठीक है, एंड्रियस रेबमान एक तरह जर्मनी के जर्नलिस्ट थे। ठीक है, एंड्रियस रेबमान, इन्होंने ही जर्मन पंचांग का जो फ्रंट पेज है, मुख्य पृष्ठ है, उसका डिजाइन किया था। कब किया था? तो 1798 ईस्वी में किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चौथा क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घ 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन आया था। आप लोगों ने सुना होगा साइमन गो बैक का नारा लगा था। जब भी साइमन कमीशन आया था ना, तो भारत में विद्रोह हुआ था साइमन कमीशन के अगेंस्ट में। बोला जा रहा था साइमन गो बैक। ठीक है, काहे कि साइमन कमीशन में सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज लोग थे, कोई भी इंडियन नहीं था, क्योंकि भारत का अधिनियम बना था उस समय, उसका समीक्षा करने के लिए कमीशन आया था। और इसका विरोध करने के जो मुख्य नेतृत्वकर्ता थे वो लाला लाजपत राय थे। ठीक है, लाला लाजपत राय को
उस समय लाठी लगा था और वही कारण बना था उनकी मृत्यु का। ठीक है, सारा डिटेल आसपास का चीज को भी सीखते जाइए। साइमन कमीशन कब आया था? 1928 ईस्वी को आया था। साइमन कमीशन का विरोध किया गया था, उसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? लाला लाजपत राय थे। ठीक है, ये आपको एक पॉइंट दे दिया गया। आगे है, राष्ट्रवाद की सर्वप्रथम अभिव्यक्ति फ्रांसीसी क्रांति में कब हुई थी? देखिए, राष्ट्रवाद मतलब कि क्या हुआ था ना, फ्रांस में पहले सत्ताधारी लोग, जो राजशाही चलता था, तो राजशाही के विद्रोह में मतलब उसके खिलाफ में फ्रांस की क्रांति हुई, फ्रांसीसी क्रांति हुई। उसी में सबसे पहले राष्ट्रवाद के बारे में बताया गया था कि राजशाही या राज परिवार का होना जरूरी नहीं है, जनमानस जो है ना वो राष्ट्र के प्रति प्रेम कर सकता है और राष्ट्र को आगे बढ़ा सकता है। तो ये अभिव्यक्ति फ्रांसीसी क्रांति में हुआ था, लेकिन कौन से ईस्वी में हुआ था ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, 1789 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? आगे बढ़े। इनमें से कौन जर्मन वीरता का प्रतीक है? आपके ऑप्शन है देवदार, बबूल, दोनों, या ऑप्शन नंबर घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जर्मन वीरता का प्रतीक जो है ना वो बबूत है। बबूत करके एक पौधा होता है, ओक, ओक का ट्री होता है, ओक ट्री आप लोग नाम सुने होंगे, ओक का पेड़ होता है, तो उसका पत्ता जो होता है ना उसी को जर्मनटाइन करके एक लेडी है, जर्मनी में जो प्रतीक है, एक वीर लेडी है जर्मनटाइन। तो जर्मनटाइन एक हाथ में तलवार ली हुई है और उसके सर में बबूत का पत्ता बंधा हुआ है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बबूत, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, इनमें से कोई नहीं। और अगर आप लोग को जानकारी के लिए हम बतला दे रहे हैं, बबूत का पत्ता होता है वो उसका वीरता का प्रतीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। मकई कानून या कॉर्न लॉ, मकई को अंग्रेजी में कॉर्न कहते हैं, किस देश में लागू किया गया था? तो ब्रिटेन में लागू किया गया था। ठीक है, ब्रिटेन में देखिए क्या बोलते हैं उसको, मकई का ही बहुत सारा चीज वहां पर खाया पिया जाता था। या देखिए अब ना बहुत सारा डेवलपमेंट हो गया, उस समय बहुत सारे जो खाद्य पदार्थ है उसमें सबसे प्रथम मकई का प्रयोग ज्यादा लोग करता था। तो मकई के लिए कानून बनाया गया था, उसका आयात के लिए, उसका निर्यात के लिए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो उसी को मकई कानून कहा जाता है। ठीक है, और वो कहां हुआ था? तो ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे है, आलू अकाल किस देश में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी या घ, आयरलैंड हो जाएगा। ठीक है, आलू से आप लोग आयरलैंड याद रखिएगा, आयरलैंड ब्रिटेन के ही बगल का देश है, उसको उसमें आलू का अकाल हो गया था, क्योंकि आलू की जो खेती की गई थी ना, तो आलू का खेती में कीड़ा लग गया था, जिसकी वजह से आलू का मतलब उतना क्या बोलते उत्पादन नहीं हो पाया, तो अकाल से लाखों लोग मर गया था। ठीक है, उसी को आलू अकाल कहा गया था, आयरलैंड में हुआ था। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। पहली कपड़ा मिल बंबई में कब स्थापित हुई? 1854 ईस्वी में बंबई में कपड़ा मिल स्थापित किया गया था, जिसका नाम था बॉम्बे स्विंग एंड वीविंग कंपनी, ऐसे करके नाम था। स्विंग एंड माने बुनाई और कताई। ठीक है, कताई और बुनाई, वीविंग का मतलब होता है बुनाई, स्विंग का मतलब होता है कटाई। ठीक है, तो मतलब कपास का पहले ही मिल था कलकत्ता में, लेकिन बंबई में कपास से कपड़ा का पहला मिल निकला था। समझिए, कंफ्यूज नहीं होना है। कलकत्ता में कपास उत्पादन का मिल पहले से था। ठीक है, वो 1818 ईस्वी के आसपास स्टैब्लिश हुआ था, लेकिन पहला कपड़ा मिल का है कि कपास का यहां से उत्पादन करवाता था लोग और सब ब्रिटेन ले जाता था। समझ रहे मेरी बात को? लेकिन बंबई में पहला मिल जो बना था उसको बॉम्बे स्विंग एंड वीविंग कंपनी ऐसे करके नाम दिया गया था, और वो 1854 ईस्वी को हुआ था। उसमें कपास से कपड़ा, शर्ट पैंट जो कपड़ा जो निकलता है ना, वो कपड़ा बनता था प्रॉपर। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तो उसका नाम होगा जेम्स हिक्सी। जेम्स हिक्सी जो थे उनको भारत का प्रेस का जनक कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले कलकत्ता गजट नाम से, गजट मतलब पेपर, जो न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते हैं ना, तो आप सुने होंगे पुराने बुजुर्ग लोग से कि गजट आ गया ऐसे बोला जाता है, या अभी भी गजट बोला जाता है। प्रपत्र को गजट कहा जाता है, सरकारी दस्तावेज में ना गजट कहा जाता है। तो कलकत्ता गजट निकाले थे सबसे पहले जेम्स हेकी, यहां पर हेग से लिखा हुआ है, ये जेम्स होगा,
जेम्स हिक्की जो थे वही भारत में प्रेस का जनक उनको कहा जाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे है, लोकतंत्र के कितने स्तंभ होते हैं? देखिए, इन जनरल लोकतंत्र के 3 स्तंभ होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है विधायिका, उसके बाद होता है कार्यपालिका और उसके बाद होता है न्यायपालिका। विधायिका का काम है विधि बनाना, नियम कानून बनाना। जो अभी आप लोग लोकसभा के सांसद, राज्यसभा में सांसद, संसद सांसद, इस सबको देखते हैं, उन लोग नियम कानून बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो उसको कहा जाता है विधायिका। नियम कानून बन गया तो उसको मतलब कि वर्किंग में लाने, कार्य में लाने का काम कार्यपालिका करती है। जो आपके ऑफिसर्स दिखते हैं, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं या फिर जो सेक्रेटरी लेवल के लोग होते हैं, वो सब सारे लोग कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। एसपी हो गए, डीएसपी हो गए, आईएएस ऑफिसर हो गए। ठीक है, और उसके बाद तीसरा स्तंभ हो जाता है न्यायपालिका। तो जो विधायिका बना उसका कार्यपालिका सही से अगर काम नहीं कर पाया या फिर उसका उल्लंघन हुआ तो न्यायालय में जाते हैं, इसीलिए हाई कोर्ट्स हैं, तो उसी को कहते हैं न्यायपालिका। ठीक है, तो 3 स्तंभ होते हैं, लेकिन आज के डेट में चौथा स्तंभ बोला गया है प्रेस को। जो आप लोग ये देखते हैं पत्रकारिता, उसको चौथा स्तंभ भी बोला गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 और 4। तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा फिर से। ठीक है, हालांकि होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4। आगे है, चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो चुनाव आयोग की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। चुनाव आयुक्त जो होते हैं वही आपके देश में जो चुनाव अभी होता है उसको चुनाव कराने का जिम्मेवारी इन्हीं को होता है, चुनाव आयोग को। तो चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त का जो नियुक्ति होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। चलिए आगे है, कई दलों वाले देश की व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो बहुत सारा दल है तो उसको कहा जाता है बहुदलीय व्यवस्था। जैसे भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। ठीक है, भारत में बहुदलीय व्यवस्था, कैठो पार्टी, कैठो दल है, तो उसको कहते हैं बहुदलीय व्यवस्था। चीन में एक दल है तो एक दलीय व्यवस्था, रसिया में एक दल है, एक दलीय व्यवस्था, 2 दलीय, अमेरिका में 2 दलीय व्यवस्था है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। बहुत सारा चीज से गांधी इरविन जो समझौता है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन आप लोग सुने होंगे। तो आप लोग सुने होंगे गांधी इरविन समझौता जो हुआ था ना, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो चला था उसको रोकने के लिए दांडी यात्रा हुआ था, उसके भी ये सारा चीज मतलब कि उस समय का जो क्या बोलते हैं सिचुएशन वो क्रिएट हुआ था, तब जाके गांधी और लॉर्ड इरविन जो थे उन लोगों के बीच में समझौता हुआ था। उसी को कहा जाता है गांधी इरविन समझौता। 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। महात्मा गांधी ने नमक कानून कब तोड़ा था? आप लोगों को पता होना चाहिए कि नमक पर भी टैक्स लग रहा था। तो गांधी जी बोले थे कि नमक जो है ना वो खाने पीने का माने जीवन का मूल आधारभूत तत्व है, तो उस पर टैक्स लगाना सरासर जायजती है। ये बोल के अपने साबरमती आश्रम से वो डांडी की यात्रा किए थे। ठीक है, अपना कुछ अनुयायी लोग को 75 से लेके 80 अनुयायी लोग को लेके डांडी का यात्रा किए थे। लगभग 1 महीना या फिर 24-25 दिन का यात्रा हुआ था उनका, साबरमती से लेके डांडी। तो उसी को कहते हैं नमक सत्याग्रह या फिर डांडी यात्रा। और वो मतलब कि समंदर के किनारे जाके नमक बनाए थे और नमक कानून को तोड़े थे। समझ रहे हैं? वो कब तोड़े थे? तो 6 अप्रैल 1930 को तोड़े थे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 6 अप्रैल 1930। जो बोला जा रहा है उसको सुनते भी जाइए, समझते भी जाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क जो होता है, लोहा का जो अयस्क है वो बहुत साल, कई हजार वर्षों के बाद बनता है। ठीक है, तो वह अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्नांकित में से कौन सा जैव संसाधन है? तो जैव संसाधन जिसमें जीवन हो तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, मानव। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। भारत में जैव विविधता को कम करने वाला कारक है। जैव विविधता जैसे कि क्या डाइवर्सिटी को कम कर रहा है, कौन चीज कम कर रहा है? तो इसमें जितना ऑप्शन दिया हुआ है ना, वन्य जीव के आवास का विनाश, यहाँ विनाव लिखा गया, विनाश होना चाहिए। ठीक है, तो ये जैव विविधता को कम कर देगा। वन जीव को मारना या शिकार करना, ये भी जैव विविधता को कम कर देगा। देखिए हिरन का संख्या कम हो गया, शेर का संख्या कम हो गया,
इसीलिए ना बाहर से लेके आवल जा रहा है। नहीं, पर्यावरणीय प्रदूषण और दावानल ये सब जो है, ये सब भी आपको जैव विविधता को कम करता है। तो इनमें सभी जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर घ वो सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसके साथ ऑपरेशन फ्लड लागू हुआ? ऑपरेशन फ्लड जो है ना वो दूध से संबंधित है, और दूध जो है ना वो श्वेत क्रांति से संबंधित है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, श्वेत क्रांति। देखिए एक समय ऐसा था ना, ऑपरेशन फ्लड हमको लगता है 1970 के आसपास का है। उस समय दूध का उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई तरह के मतलब कि इनिशिएटिव लिए गए थे। ठीक है, तो उसी को श्वेत क्रांति कहा जाता है, और उस ऑपरेशन का नाम दिया गया था ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। भारत की नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव किसका पड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, नगरीकरण और औद्योगिकरण ये जब होता है तो भारत की नदियां जो हैं वो सबसे ज्यादा प्रदूषित होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। भारत के ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में ऊर्जा के साधनों में से किस प्रकार की ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है? तो देखिए ग्रामीण क्षेत्र में अभी सबसे ज्यादा सोलर पंप आप लोग सुन रहे होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, सौर ऊर्जा इसका होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। निम्न में कौन सा उद्योग बॉक्साइट करो कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? बॉक्साइट का कच्चे रूप में उपयोग करने वाला काम होता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का जो प्रगलन होता है, एल्यूमिनियम का जो उसको क्या बोलते हैं, निर्माण होता है, प्रोडक्शन होता है, उसका जो कोर मटेरियल होता है ना उसको बॉक्साइट कहते हैं। ठीक है, बॉक्साइट, बगड़ू पहाड़ आप लोग लोहरदगा के होंगे तो बगड़ू पहाड़ से बॉक्साइट निकलता है, उससे एल्यूमिनियम निकलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नांकित में से किसका परिवहन पाइपलाइन के द्वारा होता है? तो पानी का भी होता है, कच्चा तेल का भी होता है, पेट्रोल उत्पाद का भी होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर घ इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे है, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा पेश किया जाता है? देखिए मानव विकास रिपोर्ट जो होता है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में आप लोग जानते हैं, भारत के अमर्त्य सेन और पाकिस्तान के एक इकोनॉमिस्ट थे, उनका नाम हमको याद नहीं आ रहा है, उनके द्वारा सबसे पहले इसको बतलाया गया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट भी बनाना चाहिए। तो ये किसके द्वारा रिपोर्ट पेश किया जाता है? UNDP के द्वारा होता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है, रिपोर्ट को जारी किया जाता है। ठीक है, इसमें बताया जाता है कि कौन से देश में कितनी अमीरी है, कौन से देश में कितने लोग गरीब हैं या फिर कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, उसी को कहा जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, तो किसके द्वारा? UNDP, बाद बाकी जो है वो नहीं होगा, UNDP का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये अंतरराष्ट्रीय संस्था है, इसी के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट पेश किया जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है एकदम? चलिए आगे बढ़े। अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो चाहे वो सार्वजनिक हो या फिर निजी क्षेत्र, या तो पब्लिक प्रॉपर्टी हो या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी हो। इकोनॉमी में जो इकोनॉमी है, अब मान लीजिए किसी की कंपनी है, तो कोई कंपनी होता है जो पब्लिक प्रॉपर्टी होता है और कोई कंपनी होता है जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है। तो वो मतलब कि उसको किस तरह से किया जाता है? तो उद्यमों के स्वामित्व के आधार पे कि मालिकाना हक किसका कितना है, उसके आधार पे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पे अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग को? पब्लिक प्रॉपर्टी एक होता है, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है, तो ये दोनों को कैसे किया जाता है वो आपको बता दिया गया कि उद्यमों का स्वामित्व जो होता है उसके आधार पे किया जाता है। आगे है, अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की गणना क्यों की जाती है? अर्थव्यवस्था में अंतिम उत्पाद का इसीलिए गणना किया जाता है ना, क्योंकि दोहरी गणना करने की समस्या ना हो। जैसे कि मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल बताता हूं, कपास से कपड़ा बनता है, समझिए मेरी बात को, कपास से कपड़ा बनता है, तो अगर हम लोग सिर्फ कपास का गणना करेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट, क्योंकि कपास सस्ता में बिकता है, और वही अगर उसका शर्ट पैंट जींस ये सब बन जाता है तो वो थोड़ा ज्यादा प्राइस में बिकता है। वो फाइनल प्रोडक्ट होता है जो कि आम आदमी के पास जाता है। ठीक है, इसीलिए अंतिम उत्पाद जो होता है, फाइनल प्रोडक्ट जो होता है, उसका गणना करना पड़ता है। वो आपको परफेक्ट वैल्यू देता है अर्थव्यवस्था को जानने के लिए, GDP जिसको कहा जाता है। ठीक है,
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे है 2013-14 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? देखिए, आप लोग को उत्पादक क्षेत्र के बारे में पता होना चाहिए। प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है और टर्सरी होता है। प्राथमिक होता है, द्वितीयक होता है और तृतीयक क्षेत्र होता है। प्राथमिक क्षेत्र में आपका जो कृषि का उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, पशुपालन, ये सब आता है। द्वितीय में आपका मैन्युफैक्चरिंग होता है, जिसमें कि कार मैन्युफैक्चरिंग हो गया या फिर और भी किसी भी चीज का मैन्युफैक्चरिंग हो गया, वो द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। तृतीय क्षेत्र होता है, उसको सर्विस सेक्टर कहते हैं। सर्विस सेक्टर में बहुत सारी चीज होता है, जैसे टीचिंग भी एक तरह का सर्विस सेक्टर हो गया। ठीक है, टीचिंग जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, उसी तरह से टर्सरी क्षेत्र जो होता है ना, 2013-14 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र जो था वो ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र, टर्सरी क्षेत्र होता है। ठीक है, चलिए आगे है 28, NSSO। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? NSSO का नया नाम क्या है? तो देखिए, इसमें जो भी दिया है ना वो गलत है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, है कि NSSO का पूरा नाम और नया नाम होगा राष्ट्रीय सर्वेक्षण नमूना कार्यालय, ऐसे करके है। ठीक है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय ऐसे होना चाहिए। तो यहाँ कंप्लीट नाम नहीं दिया गया है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, इनमें से कोई नहीं। उसका नाम क्या है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। ठीक है, ये सर्वेक्षण ये तो नहीं होगा, कार्यालय होता है। काहे कि पहले ऑर्गेनाइजेशन था और ये ओ जो है अब ऑफिस में चेंज हो गया। ऑफिस का मतलब होता है कार्यालय। ठीक है, नेशनल सर्वे स्टैटिक्स ऐसे करके है ऑफिस। ठीक है, तो हो जाएगा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय होगा, जो कि किसी में नहीं है, इसीलिए घ होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पाद नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पाद नहीं करते हैं, तो तृतीय क्षेत्र के जो श्रमिक होते हैं ना, वो किसी का उत्पाद नहीं करते हैं, वो क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर रहते हैं। ठीक है, वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। चलिए, फिर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। आगे है छिपी हुई बेरोजगारी किस क्षेत्र में सबसे अधिक है? तो छिपी हुई बेरोजगारी सबसे अधिक प्राइमरी सेक्टर में है, जिसमें कि स्पेशली कृषि में है। कृषि में आपको पता नहीं हो, अब एक ठो खेत है, एक ठो खेत में 2 जन को काम करना है, पता चला 10 जन काम कर रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात को? निकौनी का काम करना है, जुताई हो गया, कोड़ाई हो गया। ठीक है, ये सब में आदमियों की संख्या कम है और ज्यादा लोग उसमें काम कर रहे हैं, तो उसी को कहा जाता है छिपी हुई बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी सबसे ज्यादा किसमें है? तो कृषि में है। तो दोस्तों, ये है आपका एमसीक्यू क्वेश्चन जो आज की इस वीडियो में आपको प्रोवाइड किया गया है। इसको सेट 1 सेट 2 करके आपके सामने रखा जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं, उसको भी आंसर कैसे लिखना है, मार्क्स किस में ज्यादा मिलता है, ये सारा कुछ आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। जितना भी आपको डाउट है, कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर ऑल, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या भी जो भी आप लोग को डाउट होता है वो आप लोग जैक स्टडी क्लासेस में आप लोगों को हर तरह के प्रॉब्लम का निदान आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड बतलाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।